नमस्कार दोस्तों। सीएससी कैंपस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज जरा कल्पना करते हैं। एक ऐसा देश जो सदियों की गुलामी के बाद आज़ाद तो हो रहा है, लेकिन उसकी आज़ादी की पहली सुबह खून से सनी हुई है। आज हम उसी कहानी को, उन्हीं हालातों को समझेंगे जिन्होंने हमारे आज के भारत की नींव रखी। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं आज़ाद भारत की कहानी के उस सबसे पहले पन्ने की। एक ऐसा पन्ना जिसे उम्मीद की स्याही से भी लिखा गया और आंसुओं के पानी से भी। तो चलिए आज इस सफ़र पर निकलते हैं और समझते हैं कि हमारा देश आखिर बना कैसे। ये तो हम सब जानते हैं कि 1947 में भारत को आज़ादी मिली, लेकिन सवाल ये है कि आज़ादी तो मिल गई, पर उसकी कीमत क्या चुकानी पड़ी। आज की हमारी पूरी चर्चा इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमेगी। जरा सोचिए वो मंजर, 14 और 15 अगस्त 1947 की आधी रात। हवा में एक अजीब सा माहौल था। एक तरफ आज़ादी का जबरदस्त उत्साह, तो दूसरी तरफ एक अनजाना सा डर। और उसी वक्त भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपना वो ऐतिहासिक भाषण दिया, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, नहीं, ये उन करोड़ों भारतीयों के सपनों की आवाज़ थी जो एक नया भविष्य लिखने के लिए पूरी तरह तैयार थे। तो आज़ादी के बाद हमारे नेताओं के मन में दो लक्ष्य बिल्कुल साफ थे। पहला, कि देश में एक लोकतांत्रिक सरकार बनेगी। भाई, सदियों की गुलामी के बाद अब राज किसी राजा या बाहरी ताकत का नहीं, बल्कि जनता का होगा। और दूसरा लक्ष्य था, समाज में मौजूद हर इंसान का कल्याण हो, खास तौर पर उन गरीबों और पिछड़े हुए लोगों का जिन्हें अंग्रेजी हुकूमत में सबसे ज्यादा पीसा गया था। लेकिन देखिए, सपने देखना एक बात है और उन्हें हकीकत में बदलना बिल्कुल दूसरी। आज़ादी तो मिल गई, पर नए नवेले भारत के सामने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 बहुत बड़ी पहाड़ जैसी चुनौतियां मुंह बाए खड़ी थी। तो चलिए एक एक करके इन चुनौतियों को समझते हैं। पहली और सबसे बड़ी चुनौती थी देश को एक रखना। जरा सोच कर देखिए, 565 से ज्यादा तो रियासतें थी, कितनी सारी भाषाएं, अलग अलग धर्म, इन सबको मिलाकर एक देश बनाना, एक झंडे के नीचे लाना कोई छोटा काम नहीं था। दूसरी चुनौती थी लोकतंत्र को असल में स्थापित करना। मतलब सिर्फ कागज पर संविधान बना देना काफी नहीं था, उसे जमीनी हकीकत बनाना था। और फिर तीसरी और शायद सबसे मुश्किल चुनौती थी विकास की। एक ऐसा देश जिसे अंग्रेजों ने आर्थिक तौर पर बिल्कुल खोखला कर दिया था, उसे गरीबी से बाहर निकालना था। लेकिन इन तीनों चुनौतियों के अलावा एक और चुनौती थी, जो सबसे पहली, सबसे जरूरी और सबसे दर्दनाक साबित हुई। और वो थी देश का बंटवारा, यानी विभाजन। इस एक घटना ने राष्ट्र निर्माण के पूरे सपने को, पूरी प्रक्रिया को जड़ से हिलाकर रख दिया। अब सवाल उठता है कि ये विभाजन हुआ क्यों? तो देखिए, इसका आधार था द्विराष्ट्र सिद्धांत, या जिसे हम टू नेशन थ्योरी भी कहते हैं। इसे मोहम्मद अली जिन्ना की अगुवाई वाली मुस्लिम लीग ने सामने रखा था। इस थ्योरी का मानना था कि भारत कोई एक कौम नहीं, बल्कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग कौमों यानी नेशंस का देश है। इसलिए मुसलमानों के लिए एक अलग देश पाकिस्तान बनना चाहिए। हाँ, ये जानना भी बहुत जरूरी है कि इस सिद्धांत पर सबकी सहमति नहीं थी। कांग्रेस पार्टी, खुद महात्मा गांधी और बहुत से मुस्लिम नेताओं ने भी इसका जोरदार विरोध किया था। अब देखिए, कागज पर कोई थ्योरी बना देना तो एक बात है, पर जब उसे जमीन पर उतारा जाता है, करोड़ों लोगों की जिंदगियों पर लागू किया जाता है, तो मुश्किलें सामने आती हैं। चलिए अब समझते हैं कि इस बंटवारे को अमल में लाना एक बुरे सपने जैसा क्यों बन गया। यहाँ पर एक नहीं बल्कि 4 बड़ी बड़ी दिक्कतें थीं। पहली, कि कोई ऐसा इलाका था ही नहीं जहाँ सारे मुसलमान रहते हों। मुस्लिम आबादी देश के 2 अलग अलग कोनों में थी, एक पश्चिम में और एक पूरब में। दूसरी समस्या ये थी कि हर वो इलाका जहाँ मुस्लिम ज्यादा थे, वो पाकिस्तान में जाना भी नहीं चाहता था। इसका सबसे बड़ा उदाहरण था पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत। तीसरी दिक्कत, पंजाब और बंगाल जैसे प्रांतों में लाखों की संख्या में हिंदू और सिख अल्पसंख्यक थे, उनका क्या होता। और चौथी और शायद सबसे हैरान करने वाली बात, कि आज़ादी के दिन यानी 15 अगस्त को भी लोगों को ये पक्का पता नहीं था कि उनका गांव, उनका घर हिंदुस्तान में है या पाकिस्तान में, क्योंकि बॉर्डर की लाइन ही तय नहीं हुई थी। तो जरा इस नक्शे को दिमाग में लाइए। एक नया देश बनाया गया, पाकिस्तान, लेकिन उसके 2 हिस्से हैं, एक पश्चिमी पाकिस्तान और दूसरा पूर्वी पाकिस्तान। और इन दोनों के बीच में हजारों किलोमीटर का फासला है जिस पर भारत है। मतलब
एक ही देश के दो हिस्सों के बीच कोई सीधा जमीनी रास्ता ही नहीं। ये वाकई में एक बहुत ही अजीब और मुश्किल भौगोलिक स्थिति थी। तो इस तरह जल्दबाजी में और बिना पूरी तैयारी के जो फैसला लिया गया, उसके नतीजे इतने भयानक निकले जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। इस बंटवारे ने सिर्फ जमीन के टुकड़े नहीं किए, इसने इंसानियत को भी बांट कर रख दिया। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, 80 लाख। सोचिए, लगभग 80 लाख लोगों को रातों रात अपना घर, अपनी जमीन, अपनी यादें, सब कुछ छोड़कर एक अनजाने भविष्य की तरफ चल देना पड़ा। ये इंसानियत के इतिहास में सबसे बड़े, सबसे अचानक और सबसे हिंसक विस्थापनों में से एक था। लोग अपने ही घर में एक ही रात में परदेसी बन गए थे। और इस त्रासदी के जख्म बहुत बहुत गहरे थे। लाहौर, अमृतसर, कलकत्ता जैसे शहर नफरत की आग में जल उठे और सांप्रदायिक अखाड़े बन गए। महिलाओं के साथ जो हुआ वो तो बर्बरता की सारी हदों को पार कर गया। जो लोग कल तक अपने घरों के मालिक हुआ करते थे, वो रातों रात बेघर होकर शरणार्थी या रेफ्यूजी कहलाने लगे। और इस पूरी हिंसा ने नफरत की राजनीति की जड़ों को और भी गहरा कर दिया। लेकिन इस तबाही और बर्बादी के मलबे पर ही एक नए भारत को खड़ा भी होना था। अब सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी इन लाखों बेघर हो चुके लोगों को फिर से एक नई जिंदगी देने की, उनके जख्मों पर मरहम लगाने की। और भारत की उस नई नवेली सरकार ने इस चुनौती का सामना पूरी हिम्मत से किया। लाखों लोगों के लिए तुरंत शरणार्थी कैंप लगाए गए, उन्हें नौकरियां दी गई, जमीन दी गई, ताकि वो अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत कर सकें। ये सिर्फ एक सरकारी काम नहीं था, ये एक टूटे हुए समाज के भरोसे को, उसकी उम्मीद को फिर से जोड़ने की एक बहुत बड़ी और जज्बाती कोशिश थी। तो देखिए, जिस तरह हमारे देश ने उस मुश्किल और अंधेरे दौर से निकलकर रोशनी की तरफ अपना कदम बढ़ाया, ठीक उसी तरह हमेशा याद रखिए कि आपकी पढ़ाई के रास्ते में आने वाली हर चुनौती आपके एक मजबूत भविष्य की नींव रख रही है। बस अपनी तैयारी पर विश्वास रखिए, आप हर मुश्किल को पार कर सकते हैं।